to the nation now. I'm Pradeep Dambian. This we talk on the news affecting the nation, Maharashtra and Mumbai. As they say in every system, there's a conflict between abiding law and arbitrary power. The test for every democracy. It stands or it falls according to its own choice. Whether to give supremacy to the law or to the will of the people. Whether to constitute a moral association maintained by duty or a physical one kept together by force. We welcome the esteemed guests in our studios today. We welcome Asif Farooqi Saab from the Indian National Congress. Farooqi Saab, welcome to the show. Namaskar. Thank you, sir. Thank you. Dr. Surendra Malhotra from NCP, Sharad Pawar ji. Dr. Surendra Malhotra, welcome to the show, madam. Namaskar. आसिफ जी, मैं आपसे शुरुआत करता हूं. इलेक्शन रिजल्ट्स कल है. कांटे का टक्कर है. कांटे का टक्कर है. मायावती कह रहा कि वी आर विनिंग, बट कांटे का टक्कर है. लोकसभा चुनाव के हिसाब से आप देखोगे तो आप 1% आप आगे हो, लेस अराउंड 1%, और 1% बहुत बड़ा फर्क पड़ा है. 31-17 लोकसभा के पोजीशंस थे, 1% वोट शेयर के. हाउ डू यू सी दिस? क्या मायावती का कहना कि वी आर विनिंग, नाना पाटोली जी, विजय विदेटिवार, शरद पवार साहब सब कह रहे कि एमवीए इज विनिंग. आसिफ फारूकी साहब. सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने बुलाया, लेकिन आज अपोजिशन वाले तो है नहीं. आएंगे बीजेपी वाले आ रहे नहीं तो उसमें मजा आता है सर. वो पीछे अभी ये आज के प्रोग्राम से ही लग रहा है कि वो भागे हुए हैं. संजय ठाकुर साहब आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से. तो दौड़ लगा रहे हैं. ये तो फ्रेंडली फाइट हो गई. अब डॉक्टर सुरैना जी है तो हम लोग तो आपस में बहुत ही अपबीट है हम सब. और जिस तरीके के पिछले दिनों ये लोग इल्जाम लगा रहे हैं, झूठी खबरें ला रहे हैं, और इनकी हकीकत न सिर्फ देश से आ रही है बल्कि अब विदेशों से आने लगी है, तो और सारे प्रूफ्स के साथ आती है, तो उसको भी ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है. तो मुझको ऐसा लगता है कि ये जब तक कि डंडे से मार के नहीं भगाए जाएंगे सर, ये मानेंगे नहीं. इन्होंने अपना एक सिस्टम बना लिया है कि सत्ता में कैसे रहने का. लाडली बहन की एक स्कीम दे के गरीबों को छोटा मोटा आश्वासन दे के उनको झूठ सच बातें बता के, तो उसमें ये भी खुश रहते हैं, जनता को खुश करने की कोशिश करते हैं. लेकिन ये जनता ने पिछले 10-12 साल में जो इन्होंने रूल किया है वो समझ चुकी है इनको, और कल का रिजल्ट देखिएगा बहुत आई ओपनिंग होगा. मतलब अनलेस अनटिल जो अभी भी हमको शक हमेशा रहता है, इससे पहले भी कई बार इसका तस्करा चला और हमेशा हम उसके लिए फाइट करते रहे, और जब तक ये चीज़ पब्लिक में नहीं आएगी, मशीनें और पब्लिक निकल के नहीं फाइट करेगी, उसको हम प्रूव नहीं कर पाएंगे. वो जो है चीटिंग करते हैं जो, और वो सिर्फ मशीनों से ही चीटिंग नहीं करते हैं सर, वो हर तरीके की चीटिंग ये करते हैं. एक जैसे नाम लाते हैं, एक जैसे सिंबल लाते हैं, कैंडिडेट को एक जैसा नाम के जैसा कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए इनका जहन जो है ना सर, तकरीबी एक वर्ड है उर्दू में, तकरीबी, यानी बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनका जहन है. और ये सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, गिर भी सकते हैं और गिरा भी सकते हैं, डंडा यूज़ कर सकते हैं, प्यार से बोल सकते हैं, झूठ बोल सकते हैं, चीटिंग कर सकते हैं. तो ये सब हुरबा ये पिछले 10-12 सालों में हमको लगा. और कांग्रेस या उसकी अलाइड पार्टीज जो है उनका कहीं पे भी इस किस्म का कोई न कल जहन था, न आज है और न कल रहेगा. वो बहुत ही क्लीन इमेज के साथ और क्लीन तरीके से सत्ता में आना चाहते हैं. और इस तरीके का उन्होंने पिछले 70 सालों में जो अपना रिजल्ट पेश किया है, आप उससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर चीज़ जो है वो बहुत ही नपी-तुली और कायदे कानून के अंदर बात करते हैं. यहाँ तक कि अब हम लोगों को लाल बुक अपनी कानून वाली लाना पड़ी है, और उसको कि भाई अब संविधान बचाओ, तो उस पर भी उन लोगों को बड़ी हंसी आ रही है और उसको मजाक में ले रहे हैं. लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा नहीं तो कभी सही जनता को अब बहुत समझ में आ रही है, और कल आप उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे. डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा, शरद पवार साहब इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, पवार साहब इज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट, और एमवीए ने ग्रैंड हयात जो हमारे बगल में है बीकेसी में 150 कमरे आपने बुक कर दिए ऑलरेडी सबको. और शरद पवार ने चेतावनी दिया है कि आप तब तक निकले नहीं जब तक सर्टिफिकेट आपको हाथ में नहीं आएंगे. सर्टिफिकेट लेके आप तुरंत सब लोग मुंबई आ जाओ. एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट शरद पवार साहब. डॉक्टर सुरैना मल्होत्रा फ्रॉम दी एनसीपी, शरद पवार जी.
बोलिए डॉक्टर सुरेंद्र Exactly. This confidence is very infectious. This confidence is very amazing, and it has really, made us feel we are also feeling very confident about the whole thing, and looking forward to the tomorrow's results. And शरद पवार जी ने और बाकी महाविकास अघाड़ी ने बोला ही है कि जैसे ही मतलब तुरंत उनको सरकार स्थापन करनी है, there is no time to further. So तुरंत सरकार स्थापन करनी है, तो ये इम्पोर्टेंट चीज जो उन्होंने बताई. हाउ डू यू सी, बिकॉज बहुत बारामती को महायुति ने एक जबरदस्त बैटल ग्राउंड बना दिया था, डॉक्टर मल्होत्रा, एंड शरद पवार साहब विथस्टूड दैट. योगेंद्र पवार उन्होंने कहा कि हम नया ब्लड इन्फ्यूज करना चाहते हैं. अजीत पवार जी भले 25-30 साल से बारामती संभाला, अच्छा संभाला, मगर मैं यंग जनरेशन को मौका देना चाहता हूं. योगेंद्र पवार यंग जनरेशन है, एंड यू फेस सच अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इंक्लूडिंग सुप्रिया सुले जी को जो लास्ट दिन, आखिरी दिन उन्होंने क्रिप्टो करेंसी मैटर में फंसाने का कोशिश किया. वॉइस जिस प्रकार से रिकॉर्डिंग, that is absolutely cheap stunts that these people are keep on doing. I mean, they don't really have anything in hand. They can't, any school going person also know that this is artificial intelligence generated voice that they are using. And the same thing had happened to their, initially they had also witnessed something like that only, where the finance minister, her this thing was also morphed or something like that. So these are the things, I mean, this is absolutely just because विनोद तावड़े जी के उनके ऊपर मतलब वो सब उनका सब इशू हो गया, तो उसको कवर अप करने के लिए उन्होंने सुप्रिया ताई और नाना पटोले जी का ये चला था. नाना पटोले जी का तो आवाज मैच भी नहीं हो रहा था. आई मीन इट वाज सच अ चाइल्डिश थिंग. सुप्रिया ताई का भी ऐसा, आई मीन एवरीबडी नोज दैट दीस थिंग्स कैन हैपन. राहुल गांधी जी के भी तो कितने वीडियोस आते रहते हैं, भक्त लोग कितने वीडियोस उनके डालते रहते हैं कि राहुल गांधी इज सपोजिटली सेइंग something about Pakistan and all. So we all, everybody, educated people, everybody know that this is all humbug things that they bring, because they are scared, they don't want to fight with the fair means. And इसके लिए तो इतनी सारी इलेक्शन में भी दड़पशाही हो रही है कि आप इलेक्शन, आप वोट करने के लिए जाओ मत, आप पैसे ले लो, आप खाली अपने फिंगर में काला ये लगा दो और बताओ कि आपने वोट किया, but don't go and vote. Such so many things are happening. Actually, the fist fights are happening. We have seen so many fist fights on the TV. Actually, witnessed that. People threatening each other. I mean, this is where it has come to. The whole thing. We have never seen this in Maharashtra before. ठाकुर साहब, welcome to the show. संजय ठाकुर साहब, भारतीय जनता पार्टी MVA के दोनों स्पोक्सपर्सन कह रहे हैं कि क्या संजय ठाकुर जी आएंगे? आसिफ फारूकी साहब बोल रहे हैं कि शायद नहीं आएंगे संजय ठाकुर. कल का रिजल्ट बिल्कुल अच्छा रिजल्ट आने वाला है नामबियार साहब. कल का रिजल्ट आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. भारतीय जनता पार्टी ने जो महाराष्ट्र की सेवा की है, महाराष्ट्र के जनता की सेवा की है, महाराष्ट्र के बुजुर्गों की सेवा की है, महाराष्ट्र के बहनों की सेवा की है, भाइयों की सेवा की है, उसके दम पे हम बोलते हैं. हम किसी एग्जिट सर्वे के दम पे नहीं बोलते हैं. हमारे जो पन्ना प्रमुख है, हमारे जो बूथ प्रमुख हैं, उनकी जो इंफॉर्मेशन ली है हम लोगों ने, हम उस आधार पर कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है. और फिर से महाराष्ट्र की महान जनता ने एक बार मौका दिया है भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाकर सेवा करने का. कोई कुछ भी कहे, सबको अधिकार है. 24 घंटे भी नहीं बचे हुए हैं, किसी को कुछ कहने से रोका नहीं जा सकता, और सबका अधिकार भी है. और चुनाव में जाने वाले हर दल को यही लगता है कि हम ही जीत रहे हैं और हमारी सरकार बन रही है. इसलिए सरकार बनाने का दावा करने के लिए किसी पर कोई रोक टोक भी नहीं होनी चाहिए. सबके अपने एनालिसिस है, सबके अपनी इंफॉर्मेशन है, सबके अपने कार्यकर्ताओं के फीडबैक है, उस आधार पर लोग कह रहे हैं. लेकिन इतना निश्चित है कि जब किसी दल के लोग चुनाव के ऐन वक्त में अपीसमेंट करते हुए इस तरह की भाषा कर दें कि भाई हम 17 कलमी चीजों को मान लेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने जिस तरह की बातें की, वो जो कागजात बाहर आए, जिस तरह से उद्धव ठाकरे जी ने ये कह दिया कि दंगों के बाद शिवसेना जो उतरी उसके लिए हम माफी मांग रहे हैं, हमसे गलती हो गई. तो इस तरह की जब बातें होती हैं, तब जो उनके पीछे लगे होते हैं उनके भी मन में कई बार विचार आते हैं कि हमने ये करने के लिए उद्धव ठाकरे जी को नहीं चुना था,
बाला साहब के सपनों का अवहेलना कर लिया आपने, बाला साहब के सपनों का खून कर दिया, वहां तक ठीक होता है, लेकिन गए तो सत्ता के ही लालच में थे ना। जब से भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा है तब से कितनी सीटें पाली उन्होंने, कहां चली गई उनकी रंगत, कहां चले गए उनके नेता और उनके भाषण और उनकी ताकत, इसका भी तो विचार करना पड़ेगा ना। और इसीलिए महाराष्ट्र की जनता और खास तौर पर महाराष्ट्र का मराठी माणूस जो ये जानता है कि बाला साहब ने अपने पूरा जीवन भर मराठी माणसांच्या हक्कासाठी बोलकर अपनी पूरी जिंदगी दी, और उसी बाला साहब ठाकरे ने जब ये कह दिया कि कांग्रेस ने इतना बंटाधार किया है देश का कि अगर शिवसेना को कांग्रेस का समर्थन करने का दिन आएगा तो मैं ये दुकान बंद कर दूंगा, ये बाला साहब के उद्गार थे, हमारे आपके उद्गार नहीं थे। और उसके बावजूद भी सत्ता की लालच में, सत्ता की लोलुपता में अगर कोई जाके दूसरे लोगों के तलवे चाटता है और सिर्फ अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करता है और अपना कोर मुद्दा छोड़ देता है, तो आप कैसे कल्पना करते हैं कि महाराष्ट्र की जनता उसका साथ देगी? महाराष्ट्र की जनता साहू अम्बेडकर, फुले और शिवाजी महाराज की धरती है, जिन्होंने लगातार संघर्ष करके इस प्रदेश को ही नहीं बचाया बल्कि पूरे देश में एक हिंदुत्व की जगह सनातन परंपरा को जिंदा रखने की एक अलग जगह के रखी। उस महाराष्ट्र में अगर इस तरह के घिनौने खेल होंगे तो महाराष्ट्र की जनता कैसे बर्दाश्त करेगी, भला आप ही बताइए। आसिफ फारूकी साहब, आप सुने, संजय ठाकुर साहब आप सुने, भारतीय जनता पार्टी उन्होंने क्लियर कट आप पे आरोप लगा तुष्टिकरण का राजनीति ज्यादा चलेगा नहीं। बोलिए। मैं इनको याद दिला दूं कि इन्होंने सत्ता किस तरीके से 2 साल पहले हासिल की थी, 3 साल पहले, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि पार्टी तोड़ के ये सत्ता हासिल करते हैं, न कि वोट के जरिए। और कल का दिन आएगा और जनता इनको खूब अच्छे से समझ गई है। इन्होंने, अगर बाला साहब की ये बात कर रहे हैं, बाला साहब जिंदा होते तो इनकी हिम्मत नहीं होती वो वहाँ बांद्रा ईस्ट में वो रोड से गुजरने की। जिस तरीके से उन्होंने बाला साहब की पार्टी को तोड़ा, उनके सिंबल को तोड़ा, उनके बेटे को अलग किया। बाला साहब होते आसिफ भाई तो पार्टी तोड़ने की नौबत ही ना। सर बोलने दीजिए, आपने बोल लिया, ठाकुर साहब आपने बोल लिया, संजय भाई आपने बोल लिया, कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी। और मैं तो उनका फैन हूँ क्योंकि वो आदमी के पीठ में खंजर मारा ही नहीं था। सर बोलने दीजिए, आप अपने सत्ते के लिए टुकड़े टुकड़े कर दिया। अगर आपको इतनी हिम्मत थी तो आप अपना अकेले जीत के आ गए होते, वोट लेके आ गए होते, हम आपको मानते। ये जनता सब देख रही है। अभी आपने नया शोषा शुरू किया, AII आपने उसको जो है सुप्रिया सुले के आवाज में वो सब शुरू कर दिया कि भाई बिटकॉइन लाओ और किसको किसको फंसा रहे हैं, और आके आप टीवी पे बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं। ये क्या तरीका है? आपको झूठी चीजों के आपके सच्चाई को, चाहे सुप्रिया सुले जी हो, चाहे कोई कितना बड़ा कर रहा है, आप टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं सर। आज एक्सपर्ट्स ने बोल दिया तो गलत रहेगा, वो आवाज बिल्कुल गलत है। चाहे हम हो चाहे आप, उनके पास जितने चेक्स है, जिस तरीके से वो चेक्स कर सकते हैं, झूठी आवाज है। तो आप उसके बाद भी भाषण दे रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं कि सुप्रिया सुले ने ये बोला और पटोले जी ने ये बोला और ये फोन आया और ये, मैंने खुद अपने कान से सुना सर। एक नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि गलत। लोगों को गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं क्योंकि मेन अच्छे मुद्दे के ऊपर बोलने को कुछ है ही नहीं लोगों के। अच्छा, हमारे तो आपने ऐसे पंख काट के रखे हैं, ED है, CD है, PD है, DBI है, CBI है, सब लगा देते हैं। अब आपको फटकार बाहर के मुल्कों से आ रही है सर, आपके लोग उतर नहीं सकते हैं एयरपोर्ट के ऊपर। आपको शर्म आना चाहिए कि जिस तरीके से आप लोग देश को चलाना चाहते हैं, बाहर के लोगों की एनआरकी हो जाएगी। आप लोग किस तरफ देश को लेके जा रहे हैं मुझको समझ में नहीं आ रहा है। इस देश को तो तोड़ना चाहते हैं, इस देश की बाहर की जो शक्तियां हैं, अडानी जैसे लोगों को आप बढ़ावा दे रहे हैं और अभी देखो क्या हुआ। शक्तियां इस देश को तोड़ना चाहते हैं, किसको ये पसंद होगा कि सर इतनी कंप्लेन आ रही है, आपका कोई सगे वाला है अडानी, आप इंक्वायरी करते कि ये बार ये बातें क्यों निकलती है, क्यों नहीं आपको, क्यों आप उसके पीछे खड़े हो जाते हैं? आप गंदे किस्म के नारे लगाते हैं
एक है तो सेफ है और बटोगे तो कटोगे। ये कोई तरीका है? आप डरा के जनता को डरा के आप वोट लेना चाहते हैं, एक तरफ 1500 रुपए दे के बेवकूफ बनाना चाहते हैं। आपका क्या ये तरीका है सर? आप बात क्यों नहीं करते? आप एजुकेशन की बात क्यों नहीं करते? जिस सिस्टम में रहते हैं आप सिस्टम की बात कीजिए ना सर। ये मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम ये सब कब तक करते रहेंगे आप सर? हम जाति वाली बातें हम देश का विरोध करके सत्ता नहीं पाना जो प्रोमिसेस किए थे, जो 90% राहुल गांधी जी का दुर्भाग्य यही है 90% देश की सत्ता में वापस आने के लिए महिलाओं को जो देश का भी विरोध कर सकते हैं, 80% देश की नीतियों का भी विरोध कर सकते हैं। और महाराष्ट्र हम सब कहाँ लेके गए हैं? महाराष्ट्र हमारा इसके लिए तो कुछ बात ही नहीं करते। उन लोगों को गृह मंत्री का मौका नहीं मिल रहा है, जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं और जल बिन मछली की तरह तड़प रहे हैं। नहीं कर रहे हैं। एवरीबॉडी इज वेरी कॉन्फिडेंट इन महाविकास आघाड़ी। तो अब विदेशियों के सहारे वो लोग भारत में आके कॉन्फिडेंट इन महाविकास आघाड़ी। महाविकास आघाड़ी राहुल गांधी चले जाते हैं चाइनीज लोगों से नहीं है, राजीव फाउंडेशन पे राहुल गांधी चाइना से पैसा लेते हैं। आप जो है विदेशियों के भरोसे ही रहेंगे क्या? भारत देश में विदेशियों के भरोसे ही लड़ाई लड़ोगे आप लोग? भारत के लोकतंत्र में विदेशियों का सहारा लेके लड़ाई लड़ोगे आप लोग? ये कहां तक उचित है? ठाकुर साहब, इनका कहना है कि जैसे आपने शरद पवार साहब का घर तोड़ दिया, आपने शरद पवार साहब का पार्टी को तोड़ दिया, अब क्या जो कल के चुनाव के बाद, कल 5 बजे के बाद यही होगा? क्योंकि बार है कि बीजेपी और महायुति के लोग छोटे छोटे पार्टियों को टच में है। संजय राउत कह रहे कि 100 करोड़ एक इंडिपेंडेंट को दे रहे, 50 करोड़ ने 100 करोड़ दे रहे। सच्चाई है क्या? क्या फिर वो तोड़ना? देखिए नामगियार साहब, ये आरोप है। शरद पवार साहब ने अपना घर खुद तोड़ा है। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया कि उन्होंने मीटिंग की थी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो आपको याद होगा कि जरूरत भी नहीं थी, तब भी बिना मांगे बाहर से समर्थन दे दिया शरद पवार साहब ने। उसको भी स्वीकार किया उन्होंने कि शिवसेना को उन्होंने तोड़ने का एक रचना की थी, उसके तहत दिया। इसके बाद झूठ बोल रहे हैं। शरद पवार साहब ने मीटिंग जरूर की होगी, वो दिन रात जो है लीडरों से मिलते रहते हैं, लेकिन तोड़ जोड़ करने के लिए नहीं मिलते, देश को चलाने के लिए मिलते हैं। अपनी बेटी को नहीं, आप झूठ बातें करके ये आपको हम जाने नहीं देंगे यहाँ से। बनाना है क्योंकि अजीत पवार जी की एक्सेप्टेंस पूरी पार्टी में हर तरफ थी, तो स्वयं शरद पवार जी ने अजीत पवार को धोखा दिया। उनसे कहा कि ये काम करिए और जब वो काम किया उन्होंने, तो उन्होंने डिनाई कर दिया और उनके पीछे से हट गए। तो भारतीय जनता पार्टी ने शरद पवार साहब का घर नहीं तोड़ा है, शरद पवार जी ने अपना घर खुद तोड़ा है और इस बात को स्वीकार भी किया है शरद पवार साहब ने। हाँ, मैंने मीटिंग सुबह हाँ मैं तैयार हुआ था, लेकिन हाँ मैं मुकर गया। फडणवीस के कहने पे पुरानी आदत है, जो कहते हैं वो करते नहीं, जो करते हैं वो कहते नहीं। अजीत पवार के ऊपर दबाव डाल सत्य है ना। शरद पवार साहब ने स्वीकार किया है, फिर वो किया हाँ मैंने मीटिंग की थी, हाँ मैं सरकार बनाना चाहता था, ये तो स्वीकार किया है उन्होंने। तो जब अजीत पवार जी के स्वाभिमान को ठेस लगेगी, जब अजीत पवार जी को ये समझ में आएगा, ये कौन सा स्वाभिमान है कि आप जो पर्सन ने टूटेगा नहीं तो क्या होगा? नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी का स्थापन किया, उनकी पार्टी लेके आप चले जाते हो, उनका चिन्ह लेके चले जाते हो, और उतना भी नहीं चिन्ह। अरे बहन जी, उस कांग्रेस पार्टी को गाली देने वाला फोटो क्यों लगाते हैं? इतना टाइम जिस कांग्रेस पार्टी की दुहाई दे रही है आप कांग्रेस पार्टी की दुहाई दे रही है, जिनके तलवे चाट रहे हैं आज आप लोग, उसी कांग्रेस पार्टी के नेता को विदेशी नेता होने का इल्जाम लगाकर खुद अपना स्वाभिमान जी कांग्रेस तोड़ के शरद पवार कांग्रेस से बाहर गए थे। ये तो आपको पता ही नहीं है शायद। आपको शायद पता नहीं है क्या? आपको ये पता नहीं है कि सोनिया गांधी जी पे सबसे पहले विदेशी होने का आरोप किसने लगाया था? और सुप्रीम कोर्ट नहीं, आप बताइए ना, शरद पवार जी को विदेशी होने का आरोप सोनिया गांधी जी को विदेशी होने का आरोप किसने लगाया था? और शरद पवार जी जब छोड़ के चले गए, our party name is now National Congress Party, चंद्र पवार। थूक के चाटने की जरूरत क्या थी? नेशनल आपको कांग्रेस के तलवे चाटने की आवश्यकता थी ना। आप लोगों की राजनीति राजनीति है, आप लोग दो मुंह सांप की तरह है, आप लोग दो मुंह सांप की तरह है, बजाने वाला आदमी दो मुंह सांप की तरह फेमस कर दिया। आपको देश से कोई लेना देना नहीं। We had a fantastic 50% strike rate.
आप क्या बोल रहे हैं? सोनिया गांधी की बुराई करेंगे, अजीत दादा को कौन सी की बुराई करेंगे, क्या उनका रेट, क्या उनका स्ट्राइक रेट था? और फिर उनके आप लोगों ने बताया कि व्हाट इज राइट। लोग हमारे साथ थे, लोग पवार साहब के साथ थे। उन्होंने इतने सारे मीटिंग्स वगैरह सब लिए। क्या बोल रहे हैं? हम सब पार्टी छोड़ते ही अपना बढ़ाते हो। थोड़ा शरद पवार जी की विगत 40 साल की राजनीति के बारे में पॉलिटिक्स फिर आप बात करिए। आपको अगर उसका ज्ञान नहीं है तो खुद मैं अपनी इसलिए आपकी पार्टी मदद बनाओ। नहीं कर सकता। पवार साहब इसको ने आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अपनी जानना पड़ेगा। अपनी मैं आपकी पार्टी मदद खुद बनाई नहीं थी कर सकता उन्होंने, और अपने बलबूते में खड़े रहे थे। एवरी टाइम ही इज डन दैट एंड दैट वी बलबूते पे खड़े रहते तो फिर क्यों चले गए? फिर क्यों तलवार चाटने क्यों चले गए? भाई अपने बलबूते पे खड़े रहे तो फिर क्यों चले गए? यही तो पूछ रहा हूं मैं। उस समय वो विदेशी थी, उस समय वो एक्सेप्टेड नहीं थी, और बाद में जब सत्ता से बाहर हो गए, कहीं के लिए हुए, तब फिर से सत्ता में आने के लिए सोनिया गांधी का दामन पकड़ लिया। यही चरित्र है क्या? कांग्रेस का चिन्ह उन्होंने लिया नहीं। उन्होंने ठीक है उस समय उनको नहीं लगा, बट उन्होंने अपना अलग से किया, जैसे अजीत दादा के जैसा नहीं किया बाबा। तो लिया तो क्या किया? चुनाव लड़ने के बाद फिर वहीं जाके नतमस्तक हो गए, फिर वहीं जाके उसी चरणों में दुआएं करने लगे, फिर कांग्रेस के चरणों में जाके दुआएं करने और हम लोग की आइडियोलॉजी है ना। We are all secular. चरित्र We are महाराष्ट्र all की राजनीति secular कोई है people. क्या? And so secular people will शरद come पवार जी से together. ज्यादा बड़ा दोहरा चरित्र कोई महाराष्ट्र में Maharashtra, we need तो बात some नहीं जानती somebody है। who is शरद very पवार जी जो कहते हैं वो करते We नहीं need है, very जो progressive करते हैं वो party. किसी को बताते We नहीं है। want- अभी we कल भी want क्या one करने वाले party आपको थोड़ी which बताया is उन्होंने। Maharashtra आप आगे backward, झगड़ा कर रहे हैं, which पता is चला कल आप with अपने the आप को भी ना BJP पेश and कर Hindu सके। Sarkar, the कल क्या Maharashtra is करेंगे going शरद पवार जी, आप जानती you हैं। know, संजय ठाकुर साहब, crime rate. संजय ठाकुर साहब आपसे पूछना चाहता हूं, आज शीर्षाद जी जो एकनाथ शिंदे जी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने कहा कि अगर एकनाथ शिंदे जी शरद पवार जी के साथ जाएंगे तो हम एकनाथ शिंदे जी के साथ जाएंगे। मैं पूछ रहा हूं, क्या ये आपको इंडिकेशन दे रहा है कि हमको ही सीएम बनना है, एकनाथ शिंदे जी को ही सीएम बनाना है? आप इसको कैसे देखते हो ठाकुर साहब? देखिए ऐसा है कि इस विषय में कांग्रेस बीजेपी गठबंधन का बहुत क्लियर मत है। इसमें कांग्रेस में दुविधा है, कांग्रेस में झगड़े हैं, बीजेपी में कोई झगड़ा नहीं है। बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि शिवसेना की तरफ से एकनाथ शिंदे जी नेता है, एनसीपी की तरफ से अजित पवार जी नेता हैं, और भारतीय जनता पार्टी में हमेशा मुख्यमंत्री कौन होगा ये केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है। जिस तरह से सीटों के बंटवारे को उन्होंने बहुत आसानी से सुगमित तरीके से निपटा दिया था, उसी तरीके से मुख्यमंत्री कौन होगा ये भी निपटा लिया जाएगा। वो कोई बड़ा विषय नहीं है। ये अलग विषय है कि 2019 से ही भारतीय जनता पार्टी का केडर, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा से ये अपने मन में विचार करता है कि देवेंद्र फडणवीस जी को फिर से महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होना चाहिए। लेकिन बीजेपी पार्टी का स्टैंड एकदम साफ है कि चुनाव के नतीजे आ जाने दीजिए, एकनाथ शिंदे जी, अजित पवार जी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व पार्लियामेंट्री बोर्ड से बैठ के बात करेंगे, और उसमें जो भी नेता होगा उसका नाम आपको बताया जाएगा। ये तो एकदम सेटल्ड प्रिंसिपल है भारतीय जनता पार्टी में, इसमें कोई एक बट नहीं। का भी तो सिमिलर ही प्रिंसिपल है, उसमें कहाँ कुछ फर्क है। महाविकास आघाड़ी आल्सो थिंक्स दैट वी आर ऑल यूनाइटेड। एंड क्या प्रिंसिपल है आपका? चुनाव के 2 दिन पहले शरद पवार जी का ये कह देना कि महाराष्ट्र में अब महिला मुख्यमंत्री होनी चाहिए। ऐसा शरद पवार जी को लगता है कि अपनी बेटी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए पवार साहब ने हमेशा बोला है मुख्यमंत्री बने हमारे लिए बहुत अच्छी बात। मुख्यमंत्री का चेहरा पवार साहब ने वेरी क्लियर किया कि महाविकास आघाड़ी यही मुख्यमंत्री। अरे तो महिला बोल दिया तो मिर्ची क्यों लग गई आपको? क्यों लगी? महिला बोल दिया, अब महिला के अगेंस्ट है क्या? मनुष्य बोलिए आप महिला के अगेंस्ट है? आप मिर्ची क्यों लगती है आपको बोल दिया तो? आप उसको गलत क्यों समझते हैं? आप झगड़े की बात क्यों बताते हैं? लेकिन अपनी बेटी को ही मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं, अपनी बेटी का थोड़ी बोला उन्होंने, परिवारवाद ही तो महिला बोला ना। अभी तो आप महिला थे, अब बेटी पे आ गए। तो उनके भतीजे थे अजित पवार, कम से कम सोच के बोलिए आप कि उन्होंने क्या बोला है। और पहले बोला हुआ है कि अभी मुख्यमंत्री का चेहरा हम ये महिला के अगेंस्ट लोग हैं, ये महाविकास वाले महिला के अगेंस्ट है। लाडली बहन
स्कीम है इनकी। बारामती में होर्डिंग लगा है, बारामती में होर्डिंग लगा है, बारामती में होर्डिंग लगा है, अगली सीएम सुप्रिया सुले, सुप्रिया सुले नेक्स्ट सीएम। मैं माताओं बहनों के खिलाफ नहीं बात कर रहा हूं। नहीं, आप बोले, आपने बोला ना महिला का वो आपको क्यों मिर्ची लगी महिला के बारे में बोला? क्यों झूठ बोल रहे हैं भाई? आपको वेलकम करना चाहिए था। मैंने तो ये कहा कि बहन जी जो हैं, बहुत अच्छी बात है, जी को डिक्लेयर ऐसा कर सत्ता दें। में हमारी भी मैंने अगर तो वो ये बनेगी कहा तो हम भी कि महिला हमारी जो बनाएंगे। बहन जी बैठी है ना, आप उसको पारिवारिक तक क्यों लेके जाते हैं? का मुख्यमंत्री का उनका चेहरा ये ख्याल बहन जी बहुत है। साफ है, उनका ख्याल सुप्रिया बहुत सुले अच्छा को है, छोड़कर बाकी और वो कोई महिला भी के बारे में बहन अच्छा जी हो, सोचते हैं, हम लोगों और को हम अलायंस पार्टी क्या वाले पत्नी भी ने उसको अच्छा मानते हैं, वेलकम करते हैं। ऐसी कोई सिचुएशन है कि हम वेलकम करेंगे, लेकिन आप तो आपसे पूछ महिला के नाम आपसे पे पूछ के शरद पवार जी ने बयान दिया था क्या? नहीं, आपसे पूछ नहीं, के नहीं, शरद हमसे पवार जी ने पूछ बयान तो दिया था। आपको मिर्ची क्यों लगी महिला के हम तो बारे में? बिल्कुल नहीं, हम तो स्वागत करते हैं। हमारी बहन जी बैठी है ना, डिबेट कर रही है, आप शरद बोलिए। पवार जी इनको मुख्यमंत्री का चेहरा हमने घोषित तो कर वेलकम दिया। किया, हम लोग भी बहुत अभिनंदन अच्छी करेंगे बात है। शरद पवार कुछ जी। ऐसी सिचुएशन आएगी, खाली अपनी बेटी को अच्छा बना लगेगा, तो ऐसा नहीं इस चलता। महाराष्ट्र स्टेट के लिए वो अच्छी चीज रहेगी, हर अच्छी चीज वेलकम है। आसिफ फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, आसिफ फारूकी साहब, महिला कि हम वर्षा गायकवाड़ अरे को आपकी दलित मानसिकता, महिला आपके मुख्यमंत्री जहन की बनाएंगे। तो हमको कांग्रेस क्यों नहीं घोषणा समझ कर में नहीं देती आता। आप सत्ता के लिए आप लोग कहां तक चले जाएंगे और कितना गिर सत्ता के जाएंगे? लिए कौन कितना लालची? आसिफ भाई, ये पूरा संसार देख रहा है। नहीं, सत्ता के लिए कैसे आप जल्दी लोग, मछली की अरे तरह आप लोगों ने तड़प क्या रहे क्या हैं, नहीं ये किया, पूरा क्या संसार छोड़ा सर देख आपने? रहा है। पार्टियां तोड़ दी, घर फोड़ दिए, सिंबल लेके चले गए, ईडी सीडी कर दिया, अब यहाँ तक कि आप बाहर मुल्क लोगों को भी लूट रहे हैं। वो आप लोग लोग जब किसी भी परेशान हो गए संवैधानिक हैं, संस्थाओं वो को उसका जवाब मानने के लिए दीजिए तैयार सर। नहीं है, तो उसमें आपका दोष है, हमारा दोष आप नहीं है। टेक्नोलॉजी का मिसयूज कर रहे हैं इलेक्शन सर। कमीशन आपको ऑफ देश इंडिया ने की न तय सिर्फ किया है। सुप्रिया भारतीय सुले जनता पार्टी और ने नाना तय नहीं पटोले किया से, है। लेकिन बल्कि आप लोगों आपको की देश की दिक्कत जनता है से माफी कि मांगना आप चाहिए। लोग किसी भी आपको बढ़ावा नहीं संवैधानिक देना चाहिए। संस्थाओं को मानते जिस हैं। आईपीएस ऑफिसर ने आप बोला है लोगों उसके को ऊपर केस हुआ भारत हुआ के है, सुप्रीम वो कोर्ट पे 14 भरोसा महीने है, जेल न काट के ईवीएम आया है। मशीन पे वो भरोसा आदमी है, बोला और न आप किसी लेके उड़ गए। संवैधानिक मशीनरी पे भरोसा है। जो ऐसे चीजें आप चीजों को आप निगरानी क्या बात करते हैं? उसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है, 14 महीने जेल काट के आया है, उसके ऊपर केसेस है, वो आदमी आपको बोल रहा है और आप उसको लेके उड़ उसके गए। बारे में ज्यादा मुझे कुछ कहना नहीं है। आसिफ फारूकी साहब, आपके क्षेत्र में, आप जहां से आते हो वहां पर एक जबरदस्त लड़ाई है। मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलार जी लड़ रहे हैं जकारिया साहब के साथ, तो वहां पर किस प्रकार से कॉन्टेस्ट देख रहे हो आप? क्या अपसेट होगा? देखिए सर, ये अगर आप जनता से भी जाके पूछें, शरीफ और बदमाश की लड़ाई चल रही है यहाँ पे। तो शरीफ हमारा कैंडिडेट एकदम शरीफ आदमी, हर उसके बीजेपी के लोगों ने भी कहा कि बहुत ही सच्चा सीधा सच्चा इंसान है और सच्ची पार्टी का है। लेकिन दूसरी पार्टियों, दूसरे कैंडिडेट के बारे में जो उसके मुकाबले में पब्लिक उससे परेशान थी, और मुझको लगता है कि यही चीज उसके लिए हार का बाज बन जाएगी। कल आप रिजल्ट जब देखेंगे तो आपको लगेगा, क्योंकि हमारे कैंडिडेट ने, जो आसिफ जकरिया था, उसने बहुत ही खामोशी के साथ, इज्जत के साथ चीजें जो है अपनी चलाई। न पैसा खर्च करना, लोगों को गुंडागर्दी करना, तुम वोट डालो निकालो, उस किस्म की कोई काम नहीं किया। उसने जो कायदे कानून के अंदर जो चीजें थी वो फॉलो करते हुए एक एक घर पे गया, हाथ जोड़ा उसके साथ, और उसने वो काम किया है कि भाई मैं सच्चा इंसान हूँ। एक सच्चे इंसान को अगर आप चाहते हैं, कायदे कानून को फॉलो करना चाहते हैं, बिल्डर लॉबी और उन सब लोगों को जो गड़बड़ी हो रही थी पास में, उन सबको सीधा रखना चाहते हैं, तो आप मुझको वोट दीजिए, कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। तो मुझको लगता है ये मैसेज बहुत ही स्ट्रांग गया है जनता के बीच में, और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उसको वेलकम करें। I want to just say something that I am also Please. Engineering. I'm also from the same Vidhan Sabha constituency. I'm also from Bandra West. All right. Same Vidhan Sabha constituency, and I fully agree with him that very sharif, very soft spoken, and a very simple hearted person and dedicated person. He has been the corporator for the. मैं संजय भाई से पूछना He's done- चाहूंगा, संजय he's भाई done a very आप good चलिए work. हमारे कैंडिडेट के आसिफ भाई, बारे में आसिफ चलिए। भाई, We need आसिफ भाई, people who do the work. मोहतरमा not को who बताइए कि speak और the हमारी work. खासदार गायकवाड़ के बारे में पूछ दीजिए कि कोई गड़बड़ी है। And मैं दोनों की बात कर रहे हैं। somebody who does उनको this बताइए। work. And these people और ये who- यथार्थ कैंडिडेट देते हैं सर, तो डॉक्टर सुरेश अलायंस मल्होत्रा पार्टी भी जो कह रहे है हैं कि कैंडिडेट ये बहुत बात शरीफ सुनो, देती है, अपसेट- अच्छा देती है। अपसेट होगा। आशीष डॉक्टर शेलार मल्होत्रा। के सामने ही चुनाव हारे हैं वो।
नहीं नहीं, वो आ हारे, चुके हैं, बिल्कुल हारे, बांद्रा के उसमें लोगों ने कोई पहले ही वो बात रिजेक्ट है। कर दिया था उनको। मैं भी लेकिन बांद्रा उसके बाद कॉन्स्टिट्यूंसी में ही जो रहता हूँ मैडम, जिस तरीके और का आप शायद जिस बांद्रा को तरीके कम का 5 साल जानती होंगी, गुजरा मैं है बांद्रा सर, की गली गली यहाँ की जानता हूँ। जनता बहुत परेशान हो गई। जनता परेशान है, एग्री विथ यू, एग्री विथ यू। ठाकुर साहब, और आशीष जनता शेलार, बाहर 100% निकल के आपको वोट तो दी एग्री है होना ही है सर। दोनों लास्ट टाइम को। एग्री नहीं होगा तो 44% कैसे काम पोलिंग हुई चलेगा? थी, इस वक्त गठबंधन के साथ ही 52% एग्री पोलिंग होंगे, हुई है सर। सिर्फ मुख्यमंत्री जनता ने कौन निकल होगा के इस वोट बात दिया है पर सर। डिसएग्री होंगे। Every बाकी time सब I get जगह out एग्री of होंगे the नंदलाल house, साहब ये लोग। I am लेकिन searching for मुख्यमंत्री कौन road. बनेगा इस पर I दिलचस्पी हो find जाएगी only आपको। gadde, gadde, gadde. On every road there is gadde, gadde. I keep on searching for a patch of road. That is the situation in Bandra West. अच्छा On- संजय भाई, So हमारे nice of कैंडिडेट के you. बारे So में nice बात of you. बोलिए So ना many सर। days, so many years Congress government was there. You had very संजय भाई, No, हमारे it was कैंडिडेट के never बारे so में bad. बोलिए, It दोनों was के never बारे so में bad. बोलिए। हमारे खासदार Yes. के बारे में चलिए बोल दीजिए Yes. कि गलत कैंडिडेट था। हाँ, चलिए no, बोलिए। किसके बारे में बोल रहे हैं? हमारी खासदार जो है वर्षा गायकवाड़, Yes. उसके बारे में खराब बोलिए, और जो अभी कैंडिडेट दिया उसके बारे में बोलिए आप खराब। नहीं नहीं, किसी के बारे में अच्छा और खराब बोलने वाला मैं कौन होता हूँ? मैं किसी के बारे में खराब बोलता ही नहीं आसिफ भाई। मैं बहुत पॉजिटिव आदमी हूँ। मैं बहुत ही तथ्यात्मक ढंग से और डेटा के साथ किसी के बारे में कोई बात करता हूँ। मैं सर किसी वो की बुराई एआई से जो करता ही आपने नहीं। जनरेट किया है, मैं सुप्रिया सिर्फ सुले के अच्छाई बारे देखता में, हूँ, बुराई देखता नाना ही नहीं। पटोले के बारे में, उसको वापस ले लीजिए। वो Exactly. बहुत ही गलत चीज आपकी टीम कर रही है। आप नहीं, आपकी टीम जो भी, उसको बढ़ावा मत दीजिए। और जिस आदमी आसिफ ने भाई, बोला उसके आसिफ ऊपर भाई, जैसे तैसा। आसिफ भाई, ऐसी चीजों को आसिफ बढ़ावा भाई, नहीं नाना देना पटोले, चाहिए। सुनिए आसिफ भाई, नाना पटोले के बारे में आपसे बहुत ज्यादा बीजेपी वाले जानते हैं। आप ये भूलते हैं मैं कि उस बीजेपी पर्टिकुलर नाना केस के पटोले के बारे बारे में बहुत अच्छे से मैंने वो जानती स्टडी है। किया। आप लोग बहुत बाद में जानते हैं उनको। बीजेपी वाले नाना पटोले जी के बारे में बहुत पहले से ही सब कुछ जानते हैं। मैं अभी तो आप कौन बोले अच्छा थे है पर्सनल, आप कौन किसी बुरा का नहीं है, मैं बोलते, वो अब आप बात ही नहीं पटोले जी का डिबेट कर ठीक है रहा वो भी हूँ। बोल के Exactly. मैं यहाँ पे डिबेट कर रहा हूँ कौन जीतेगा कौन हारेगा। तो मैं सिर्फ इतना डिबेट कर रहा हूँ कि ठाकुर कौन साहब, तो जीतेगा आशीष, कौन हारेगा। मुंबई मैंने सिर्फ में ये कहा। बीजेपी इज गोइंग टू डू वेल। ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा आदमी हार नहीं सकता और बुरा आदमी जीत नहीं सकता। हर बार अच्छा आदमी जीतता है ऐसा नहीं है। मैं ये सब बातें नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी, इतना तय है। बुरा आदमी जीतेगा, उसको आप ईडी सीडी से अपने वहां बुला के धुलाई करके सही कर देंगे, ये हमको अच्छे से मालूम है सर। तो आपके पास जो मशीन है, आप उस लोगों का मशीन में आप perception डाल है, देंगे, क्योंकि वहां आप से लोग निकलेगा तो संवैधानिक एकदम संस्थाओं सच्चा को मानते सफेद ही अच्छा नहीं। रहेगा सर। आप लोग संवैधानिक हमारे संस्थाओं पार्टियों को को मानते आइस ही नहीं, तो आप लगाते क्या हैं, इनकम टैक्स, सीबीआई और ईडी आइस लगाते हैं, जैसे सुप्रिया बोलते 1 ट्रिलियन इकोनॉमी। हाँ, तो 50 साल से जो चोरी चल रही थी अब वो चोरी नहीं करने को मिल रही है तो दर्द हो रहा है। अब वो चोरी बंद हो गई तो दर्द हो रहा है। जैसे ऐसे अब बोलने के लिए आप 10 लाख बोलते हैं रुपए कैश नहीं रख पा रहे हैं तो दर्द हो रहा है। nothing crude अब against 10 लाख रुपए कैश रखने में घर में रूह कांपती है तो दर्द हो रहा है। 10 लाख रुपए घर में रख के दिखाइए जरा मैडम। अब सर 10 लाख अडानी जी रुपए पे घर में कैश नहीं इंक्वायरी रख बढ़ा सकते ना, दीजिए ना कांप रहे हो। सर। अडानी जी पे इंक्वायरी बिठा दीजिए। मैं समझ सकता हूँ आप आ रही लोगों है, का दर्द, देश मैं भर समझ से आ सकता रही हूँ। है। मैं राहुल समझ जी सकता हूँ आप लोगों रोज का आना दर्द, बोलते मैं हैं, समझ लेकिन आप लोग क्यों नहीं उसके क्यों इतना साथ देते हैं चारों तरफ से सर? Exactly. पहले से बोल रहे थे इंक्वायरी राहुल। करवा दीजिए ना। आज जिस तरीके से शेयर मार्केट किसकी गिरा है इंक्वायरी सर, करवा दें? उस पर आपको इंक्वायरी करना चाहिए कि ऐसा क्या हो गया कि ये शेयर मार्केट की 2 लाख करोड़ का सर आज नुकसान हुआ है। पूरे देश की जितनी किसका नुकसान हुआ भाई साहब? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो खतरे में पड़ गई है सर। आप लोगों को तो वो पूरी इंक्वायरी करना चाहिए। आप सत्ते में हैं। किसकी वजह से? किसकी वजह से? आसिफ फारूकी साहब का कहना है कि अडानी को वो तो जांच का विषय है ना। राहुल गांधी जी ने कहा कि अडानी को अरेस्ट करो। को इंस्टिगेट करने के लिए क्या राहुल गांधी को कारण मान लिया जाए? यानी चोरी करें, हम चोरी करने दें सर, ये काम हमारा भाई, नहीं चोरी है। आप ऐसा इंक्वायरी है, करवाइए, दूध का दूध, ऐसा पानी है, का पानी हो ऐसा है, जाएगा। आसिफ भाई, आप आसिफ भाई, इल्जाम दे रहे हैं आसिफ किसकी भाई, वजह से? हम तो आसिफ बोल रहे हैं भाई, कि हमारे आसिफ भाई, यहाँ पे अडानी चोरी कर रहा है। सुनिए मेरे देश भर एक के बात लोगों का ने जवाब कहा, दे दीजिए। देश के बाहर के मेरे लोगों ने सिर्फ कहा, एक उनके बात का पास जवाब प्रूफ दे है दीजिए। सर। प्रूफ है। नेशनल हेराल्ड आप में करवा दीजिए। इंदिरा जी और राहुल गांधी दोनों बेल पे हैं, इस समय जमानत में हैं, तो क्या मैं ये मान लूं कि वो दोनों अपराधी हैं, दोनों ने वो घोटाला सर आप या आप इसमें हमको अडानी पे बात करने दीजिए। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये कहा है क्या ये सर, मान लिया और जाए उन्होंने कहा हमारे सोनिया पास गांधी जी सीधा और राहुल प्रूफ है गांधी जी नेशनल सारी हेराल्ड बातों का। से जो उनके भाइयों के घर पे रेड पड़ी थी, सारा उनका कंप्यूटर लेके गए थे, उनके पास मोबाइल से उन्होंने सारे चेक किए। और तो आप मुझे आपके बताइए कि क्या मैं ये मान लूं
कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इनका क्वेश्चन क्या है? इंक्वायरी तो बिठा रहे हो आपको। आप इंक्वायरी बताइए ना, आप मानिए सर, इंक्वायरी बताइए, आप इंक्वायरी बिठाइए, इसके ऊपर चाहिए आप बिठाइए। अरे आप बिठा बिठा के थक गए, आप क्या आप बिठा के थक गए सर। राहुल गांधी पे नहीं बिठाया आपने। अरे भाई जमानत है कि नहीं, आप उनको बुलाते इंक्वायरी नहीं और राहुल गांधी आप आज करके देख लीजिए सर। आप तो किसी को भी पकड़ के मेहरबानी ऊपर किया है सर, आप नहीं है सर। कोर्ट ने भी सर वो डरने वाले नहीं लोग हैं, उन्होंने अपनी जाने से कुर्बान कर दी। आपको गलतफहमी में है, तो आपको जान लेना है, जान भी ले लीजिए। नहीं है गौतम अडानी से, आप अडानी को जो चाहिए वो कर डालिए आप। नहीं हम नहीं कुछ करेंगे, हम कंप्लेन कर रहे हैं सर, हमारे आरोप लगाए हैं अमेरिका के लोगों ने, हम कंप्लेन कर रहे हैं। आपको आप पीछे खड़े हैं, पर्दादारी है जो आप इतना एग्जैक्टली आपको पर्दादारी है, आप पीछे खड़े होकर साथ दे रहे हैं सर। ठाकुर साहब, संजय ठाकुर साहब, संजय ठाकुर साहब, बीजेपी परफॉर्मेंस इन मुंबई, उन राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थी। ठाकुर साहब, बीजेपी परफॉर्मेंस इन मुंबई किस प्रकार से होगा? आप यू आर डूइंग वेरी वेल इन नॉर्थ मुंबई। नॉर्थ मुंबई में ढंग से आप जब अच्छा काम कर रहे हो, आप शायद 6 के 6 सीट वहां पर जीत पाओगे। बाकी मुंबई का क्या एनालिसिस है ठाकुर साहब? देखिए नामबियार साहब, भारतीय जनता पार्टी पूरे एमएमआर रीजन में बहुत 60 सीटों में बहुत ही बढ़िया गठबंधन प्रदर्शन करने जा रहा है। और यही नहीं, विदर्भा में जिसके भरोसे कांग्रेस को लग रहा था कि कांग्रेस कुछ कर लेने में सक्षम हो जाएगी, विदर्भा में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हो गई और बीजेपी ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गठबंधन, आप लोग कल देखेंगे, कल 12 बजे तक आप लोगों की बात समझ में आ जाएगी। बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल मेजॉरिटी के साथ बहुत ही बढ़िया ढंग से, शानदार ढंग से भारतीय जनता पार्टी सरकार में शामिल होने जा रही, सरकार बनाने जा रही है फिर से। You know, but I want to understand farmers' issues. Marathwada, Vidarbh, you know, Dr. Malhotra, Yes. onion farmers है, soybean farmers है, cotton farmers है, Absolutely. you know, They are all unhappy. तो शुगर केन फार्मर्स है। तो किस प्रकार से जो ठाकुर साहब इतना गट्सी कह रहे हैं कि विदर्भ हम स्वीप करेंगे, विदर्भ हम रिटेन करेंगे, ना हमने रिटेन इसलिए करेंगे क्योंकि हमने वो काम किया है। क्या काम किया है? 20,000 फार्मर्स हमारे फार्मर्स को टाइम पे उन्होंने फार्मर्स की स्कीम लाई है, सबका इम्प्लीमेंटेशन किया है। एवरी फार्मर्स को सहूलियतें दी हैं। 139 फार्मर्स और हमने फार्मर्स को उनकी इनकम बढ़ाने का हर प्रयास किया है। ऑनियन के मामले में हमने एक्सपोर्ट हो रहा था, उसका हमने उसमें भी हमने ड्यूटी बढ़ा दी है, ताकि जब वो महंगा हो जाएगा तो इधर एक्सपोर्ट ज्यादा होने लगेगा तो हमारे फार्मर्स के प्याज खरीदे हमने हर तरफ से एमएसपी वाज गिवन, उससे नीचे हमारी बहन जी जो बात कर रही है, पूछिए कि मुंबई के बाहर कितने जिलों में गई है और कितने फार्मर्स को जानती हैं। मैं तो खुद जानती क्यों नहीं, मैं खुद मुंबई की हूँ, मगर हमारी पार्टी तो बेसिकली फार्मर्स की पार्टी है। हम फार्मर्स के प्राइस हम लोग नहीं जानेंगे तो और कौन जानेंगे? पवार साहब की पार्टी नहीं जानेगी तो और कौन जानेंगे? पवार साहब मिलके उनके साथ क्या संबंध है? सब प्राइस मालूम है, फैमिली से फार्मर सुसाइड करते हैं, उनके फैमिली को भी कुछ मदद नहीं करती है, वो मदद भी उन्होंने बंद कर दी। और पीक बीमा भी नहीं बराबर देते। पीक बीमा उनको इतना सूखा पड़ गया तो वो भी मतलब उसको दुष्काल में कुछ हेल्प नहीं होती। पैसे मिलना वो भी डिफिकल्ट होता है। अरे कर्ज माफी क्यों नहीं करते? कर्ज माफी तो करो। जैसे पवार साहब ने इतने बड़े पैमाने में कर्ज माफी की थी, पवार साहब ने तो फार्मर्स के लिए कितनी सारी चीजें की। कितना बड़ा कर्ज माफी किया था। नहीं सुना था, क्या बात कर रहे हो आप? आप पवार साहब के बारे में, फार्मर्स के बारे में, अरे आपके मोदी साहब लोकसभा में लास्ट टाइम बोले थे पवार साहब ने फार्मर्स के लिए क्या किया, और वो मोदी साहब
उनको बहुत महंगा पड़ा था, कि लोगों ने दिखा दिया था उनको लोकसभा इलेक्शन में मजदूर के बारे में पता ही नहीं, आपको पता ही नहीं और के बारे में बात करना कितना गलत है। लोगों को बिल्कुल ये बात अच्छी ही नहीं लगी थी, वो उन्होंने लोकसभा इलेक्शन में दिखा दिया। हमारी पार्टी को 80% स्ट्राइक रेट करके उन्होंने दिखा दिया कि आसिफ फारूकी साहब, राहुल गांधी जी जब भी यहां पर आए बोले कि मैं संविधान का रक्षा करूंगा, आई विल प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, बट बीजेपी का चार्ज है आप तुष्टीकरण पे विश्वास करते हो। तुष्टीकरण पे विश्वास करने वाले संविधान को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? सज्जाद नोमानी एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है तुष्टीकरण का। तो देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा अगर वोट जिहाद होगा तो धर्म युद्ध भी होगा, तो क्या ये कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो कि संविधान को आप बचा रहे हो? आसिफ फारूकी साहब। सर देखिए, जिस तरीके से हालात बनाते जा रहे हैं लोग, और इन्होंने जिस तरीके से पिछले 2-4 सालों के अंदर सत्ता हासिल की है, तो ये चीज जो है बड़ी खुल के सामने आ गई है कि ये सत्ते के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि आप देखिए देवेंद्र फडणवीस जी इनके बहुत ही अच्छे चीफ मिनिस्टर थे, मतलब जिस वक्त इन्होंने चलाया उस वक्त बीजेपी को अच्छे तरीके से वो लेके चले, लेकिन इन्होंने सत्ता पाने के लिए न सिर्फ शिवसेना पार्टी को तोड़ा, यहाँ से शिंदे साहब को ले गए और फडणवीस जी जैसे लीडर को डिमोशन कर दिया सर, उनको डिमोट कर दिया। और आज इस तरीके से आज तक आपको कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। तो पिछले दिनों जिस तरीके से इन्होंने सारी एजेंसियों का मिसयूज किया, लोगों के ऊपर घरों पे भेज देते थे, फिर जब उनके पास आ जाए लोग तो उनकी धुलाई करके वो सच्चे साबित हो जाते थे। तो मुझको ये लगता है कि ये चीजें बड़ी ही जबरदस्त तरीके से अलायंस पार्टियों ने सोची कि भाई जब तक हम लोग ये संविधान की रक्षा नहीं करेंगे, ये तो संविधान के अंदर भी खुर्द-बुर्द करना शुरू कर देंगे। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं करती है, नया पार्लियामेंट हाउस बना दिया, 2 लाख करोड़ से ज्यादा का आज कर्जा बढ़ते चला जा रहा है। जिस जमाने में मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट थी 55 लाख करोड़ से ज्यादा का 55,000 करोड़ से ज्यादा का हमारे ऊपर कर्ज नहीं था, लेकिन अब जाके 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्जा हो गया है। तो इसका नुकसान जो है कहीं ना कहीं जनता को डायरेक्ट उनकी पॉकेट्स में आएगा। महंगाई अपने चरण को छू रही है। ये अगर 10 रुपए भी गैस और पेट्रोल और दूसरी चीजों का बढ़ जाता था तो ये सड़कों के ऊपर उतर आते थे। मुझको याद है कि इनकी स्मृति ईरानी वो ढोल ताशे लेके और बर्तन लेके वो सड़कों पे उतर जाती थी। आज 1400-1200 रुपए का गैस सिलेंडर मिल रहा है। इनको ये सब की कुछ फिक्र नहीं है। ठाकुर साहब जवाब दीजिए, आपकी बीवी आपको घर जाइए आपको बताएगी कि किस तरीके से वो भाव बढ़ गया है। और भाजी तरकारी और राशन के बात कीजिए, आप गरीबों को 1500 रुपए लाडली बहन के नाम पे देते हैं, जब इलेक्शन का टाइम आता है वोट खरीदने के लिए आप देते हैं। तो इस किस्म की आप खत्म कर लीजिए तो मैं भी जवाब देता हूँ आपकी बातों। हाँ, तो आप मुझको जवाब दीजिए ना, महंगाई के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, डेवलपमेंट के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, ये मुझको कि आपकी गवर्नमेंट क्या कर रही है। सिर्फ ये सत्ता पा जाना और वो भी अलग डिफरेंट तरीके से, जो नया तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया है, जिसमें आपने देखा होगा कि सारी पार्टियों को एक होके आना पड़ा कि भाई ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है और जनता के लिए खतरा है। नौजवान आज बेकाम के घूम रहे हैं। आज देश में 60% से ज्यादा नौजवान है, उनके लिए कोई कमाई का जरिया नहीं है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा नौजवान जो है बेरोजगार है। आपने रोजगार कितना इख्तियार किया? आपकी ट्रेन सर्विसेज का हाल आपने देखा है। पिछले महीने अक्टूबर में 1 महीने के अंदर जबरदस्त एक्सीडेंट्स हुए। आपकी कहाँ जा रही है सर्विसेज? आप किस तरीके से देश को चलाना चाहते हैं, मुझको तो समझ में नहीं आ रहा। आज ही आप देखिए सबसे महंगा डॉलर हो गया। मनमोहन सिंह जी के जमाने में 40 रुपए था, आज 90 रुपए क्रॉस करने जा रहा है आपका डॉलर। आप जब आए थे तो ढोल ताशा बजा रहे थे, डॉलर कहाँ जा रहा है, हम इसमें करेंगे 35 रुपए कर देंगे, 30 रुपए कर देंगे। आज आपकी कहाँ सब इकोनॉमी चली गई, आप बताइए, इसका जवाब दीजिए ना।
कि आप क्या कर रहे हैं। जीएसटी से आप पैसे कलेक्ट कर लेते हैं तो आपको लगता है जनता परेशान है जीएसटी से। यहाँ तक कि आप दवाइयों के ऊपर, हॉस्पिटल्स के बिल के ऊपर आप जीएसटी आपने लगा दिया है। आप वसूली करने जानते हैं और देश की जनता कही है वो बिल्कुल देगी आपको, पैसे क्यों नहीं देगी। लेकिन देश की जनता के हाल गरीबी बढ़ते जाते। एक तरफा मोनोलॉग नहीं होनी चाहिए। अब काफी सवाल हो गए आपके। हाँ चलिए ठीक है, आप जवाब एक एक चीजों का जवाब बोलने दो। जहां तक आप बात जीएसटी की कर रहे हैं ना, तो जीएसटी का डिसीजन जीएसटी काउंसिल करती है, जिसमें कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स के भी चीफ मिनिस्टर बैठते हैं और सब मिलकर तय करते हैं। कोई भारतीय जनता पार्टी जीएसटी किस पे होना चाहिए, किस पे नहीं होना चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी तय नहीं करती है। लेकिन बृहद रूप से मैं आपके सारे प्रश्नों का जवाब देना चाहता हूं। नामबियार साहब, आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन को, आप मुझे ये बताइए कि वो ताकतें कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे प्रोटेक्ट करेंगी जिनका विश्वास भारत के किन्हीं भी संवैधानिक संस्थाओं में नहीं है। रही बात, मैं आसिफ भाई की तारीफ करना चाहता हूं, उनका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इतना साफ सुथरा व्यक्ति इतना जिगर रख के ये बात करना चाहिए कि देवेंद्र फडणवीस ने जिस तरह से 2014 से 2019 की सरकार चलाई, मैं ये दावे से कह सकता हूं कि उसके पहले किसी भी मुख्यमंत्री ने इतने अच्छे तरीके से सरकार, साफ सुथरी सरकार नहीं चलाई थी, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर का विजन नहीं दिया था, इतने सारे इन्वेस्टमेंट नहीं लाए थे। लेकिन जब आप ये कहते हैं ना आसिफ भाई, लेकिन जब आप ये कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी ने डिमोट कर दिया उनको, तो दुख होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं, अगर किसी ने मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया देवेंद्र फडणवीस जी को, तो उनका नाम है शरद पवार, जिन्होंने उद्धव ठाकरे को लालच देकर मुख्यमंत्री का लालच देकर जो मैंडेट देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए दिया था, उसी मैंडेट को चोरी करके शरद पवार जी ने लालच देकर उद्धव ठाकरे को, ऐसे जो व्यक्ति 2.5 साल मुख्यमंत्री रहता है और राहुल जी से डरते थे, अब शरद पवार से भी महाराष्ट्र में व्यक्ति को मुख्यमंत्री का पद देना, तो नींद नहीं आ रही। शरद पवार जिसे देखा नहीं जा रहा था कि महाराष्ट्र अच्छे से चल रहा है, महाराष्ट्र में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, महाराष्ट्र में इन्वेस्टमेंट आ रहा है, ये बात शरद पवार जी को हजम नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ शरद पवार जी का जो घोटाला था, वो कोऑपरेटिव के सारे घोटालों को उजागर करते जा रहे थे। अरे पूरा लीकेज हो गया, शरद पवार जी को समझ में आया कि इन घोटालों में मेरी बेटी जाएगा, तो उससे बचाने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री पद का लालच दे दिया और हमारे कहीं पे जो बना हुआ फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मैंडेट दिया था। उस मैंडेट को चुराकर उद्धव ठाकरे के हाथों से बीजेपी के बीच में खंजर खुपसवाया और खंजर खुपसवाकर मुख्यमंत्री पद का लालच देकर शरद पवार जी उद्धव ठाकरे अटल सेतु बनाया, नाम भी ये बनाया। जब आप लोग बात कर रहे थे ना, तो मैं कुछ सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। ऐसे चूचू चूचू करके डिबेट नहीं होता है। जब आपकी बारी आए तब बात करिए, जब मैं बात कर रहा हूँ तो सुनिए। इतनी क्षमता होनी चाहिए आपकी सुनने की। आपसे सुना नहीं जा रहा है, बात करेंगे तो हम टोकेंगे, आपसे सुना नहीं जा रहा है। महाराष्ट्र की जनता को ये पता है कि 2019 का मैंडेट देवेंद्र फडणवीस जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए थी, लेकिन शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद का लालच दिया और एक ऐसे अक्षम व्यक्ति को बना दिया मुख्यमंत्री जो पूरे 2.5 साल में 3 बार अपने कार्यालय और पूरे महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी वहां होती नहीं। कोविड में महाराष्ट्र बचता ही नहीं, शरद पवार कोविड में महाराष्ट्र बचता नहीं। महाविकास आघाड़ी सबसे बड़ा कोई धोखा किया है। और शरद पवार जी ने सुनिए, क्या बात कर रही है, गंगा में जैसी बात कर रही है। शरद पवार जी ने इस बात को स्वीकार किया है कि मैंने शिवसेना को बीजेपी से दूर करने के लिए दूर इतना दूर लेके जाऊं कि फिर कभी ना कर सके, इसलिए ऐसा किया है। शरद पवार जी ने स्वीकार किया है। अब आप शरद पवार जी से भी बड़ी हो गई है, शरद पवार जी को शरद पवार जी ने स्वीकार कर लिया, जिन बातों को शरद पवार जी ने स्वीकार कर लिया है कि हाँ उन्होंने ऐसा किया है, आप उस बात पे सफाई देने चली हैं। क्यों इस तरह की बातें करती हैं आप लोग जो जनता को अच्छी नहीं लगती? किसको अच्छी नहीं लगती? शायद आपको ही अच्छी नहीं लगती, जनता को तो अच्छी लगती। मुझे नहीं, जनता को अच्छी नहीं लगती, इसलिए ऐसे हालत में रख दिया है आपको। जनता को आपको अच्छा लगता है?
आपको अच्छा लगता है कि अच्छा मुख्यमंत्री जनता ने तो लोकसभा इलेक्शन में तो अपना रिजल्ट दिखा दिया, जनता ने तो लोकसभा इलेक्शन में अपना रिजल्ट दे दिया। आप लोगों की सब बातों को उन्होंने बाजू में रख दिया और उन्होंने भरघोस वोट दिया, भरघोस वोट दिया। एनसीपी एसपी को भी बहुत अच्छे वोट मिले और बाकी हमारे महाविकास आघाड़ी में जो भी राजनीतिक सबको बहुत अच्छे वोट मिले। आपका राजनीतिक अध्ययन भी बहुत कम है। अरे आपके क्या कह रहे हैं, आपका क्या है, आप जो भी सीनियर है जो भी होंगे, मगर ये आप बात बोल ही नहीं सकते। उन्होंने ही महाराष्ट्र को तोड़ हमारे जो कांग्रेस के है बोलेंगे घर तोड़ना शरद पवार जी का नाम है और राहुल गांधी का नाम है, शरद पवार जी का नाम है। जब आप घर टूटा तो नाच रहे हैं डॉक्टर बरसों तक प्राइम मिनिस्टर भी आके बोले कि शरद उन्होंने क्या किया, आरोप लगा दिया ठाकुर साहब ने शरद पवार साहब पे गंभीर आरोप लगा दिया। डॉक्टर मल्होत्रा जी, डॉक्टर सुरेंद्र मल्होत्रा, उन्होंने ठाकुर साहब ने कहा शरद पवार जी ने उद्धव ठाकरे जी को सीएम बनाने के लिए, और तो हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट संजय ठाकुर जी का जो आरोप है? डॉक्टर मल्होत्रा, उन्होंने सीएम बनाने के लिए मतलब उन्होंने अपनी महाविकास आघाड़ी बनाई, क्योंकि उनको मालूम था कि महायुति जैसी सरकार बनती तो महाराष्ट्र कहीं का नहीं रहेगा, तो उनको कांग्रेस में लोग साथ में लाने की जरूरत थी। अच्छा, कांग्रेस के साथी अभी तारीफ कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र बहुत अच्छी सरकार बनी है और ये अपने साहब का पाप खाने के लिए ये गृह मंत्री है, क्या लेवल में हो गया है, लो लेवल में चला गया है। तो महाराष्ट्र कभी लो लेवल में नहीं था। खाली जातिवाद, ये हिंदुत्व, हिंदू है अगर हम लोग धर्मों की और जाति वाली शरद पवार का पाप इंफ्रास्ट्रक्चर छोड़ के और क्या किया, जो भी अच्छे जो आ रहे थे महाराष्ट्र में वो सब दूसरी जगह गुजरात में भेज दिए, दूसरी जगह पे भेज दिए। अरे महाराष्ट्र के लोग क्या करेंगे? तोड़ा कि नहीं, तोड़ने की बात ही नहीं है, उन्होंने सक्षम सरकार बनाने अनफॉर्चुनेटली हम लोग को खाली आप कुछ भी बातें करते रहते, आप कभी विकास की बातें कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री पद का लालच देकर तोड़ा कि नहीं तोड़ा? अरे वो लोग सब साथ में आए, बनाया कि नहीं बनाया? जो 2.5 साल में से 3 बार मुख्यमंत्री कार्यालय फॉर महाराष्ट्र विच वाज रिक्वायर्ड लास्ट 10 साल कुछ भी नहीं हुआ। 90% ऑफ महिला डिड नॉट मटेरियलाइज। गृह मंत्री कैसे करा रहे हैं अभी महिला सुरक्षा बच्चों के ऊपर 20,000 के ऊपर की दुनिया है, बच्चों के ऊपर महाराष्ट्र का नंबर फर्स्ट है बच्चों के ऊपर गुने में, और इतने सारे 33% ऑफ द हिंसक गुना भी बढ़ गया है। तो ये सब व्हाट यू आल्सो कैन सी, एनीबॉडी कैन सी महाराष्ट्र में कितना गुना बढ़ गया। ड्रग्स में महाराष्ट्र भी 2nd नंबर पे आ गया है। तो ये सब बातें कभी महाराष्ट्र में शरद पवार जी तो मुख्यमंत्री आप भी बोलिए, आप भी महाराष्ट्र बोलिए, नॉट एज अ फैमिली देश की सिक्योरिटी थी ही नहीं मैडम। आर दे स्केर्ड ओवर हियर को पूरे महाराष्ट्र में बम चलवा दिया उन्होंने, पूरा महाराष्ट्र बम से झुलस गया। शरद पवार जी मुख्यमंत्री थे, क्या बात करती हैं आप लोगों को कुछ पता है नहीं, आप लोगों का कोई राजनीतिक अध्ययन है नहीं, खाली आ जाते हैं साहब की तो वालों को यही बात बोलते हैं पर्सनल बचाव करना है। आपको पता है बम ब्लास्ट कब हुए थे? आपको पता है? आपको कुछ नहीं पता है। आसिफ फारूकी साहब, चमचागिरी करने से राजनीति थोड़ी चलती है। आसिफ फारूकी साहब, कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स में क्या कांग्रेस कास्ट पॉलिटिक्स किया? किसके समय में देश में आतंकवादी 50% रिजर्वेशन राहुल गांधी जी खतरा हुआ?
इसकी बात तो आती है 50% रिजर्वेशन बढ़ाने के बाद किया राहुल गांधी जी ने। किसके समय क्या मुंबई पे देवेंद्र हुआ? फडणवीस जी किसके आप पे समय में आरोप हुआ? लगा रहे हैं आसिफ फारूकी किसके साहब समय में कि देश आपने में कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स अरे ये- या फारूकी साहब बोलिए। हाँ नहीं सर, इतनी देर से मैं ये सुन रहा था, इस बात में कोई मजा नहीं है। हम लोग इस तरीके से अगर बात करेंगे तो अपना भी खून गर्म होगा और पब्लिक भी कुछ समझ नहीं पाएगी और गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा। हम लोग भी उसी तरीके से नजर आएंगे जैसे ये बीजेपी वाले हैं। तो मैं दरखास्त करूंगा अपनी बहन से कि सीपी वाले भाई साहब इनसे उलझे ना। देवेंद्र फडणवीस इन्होंने ये बात मान ली है। सर बोलने दीजिए ना सर, आपका मौका आएगा, आप बोलिएगा। इन्होंने ये मान लिया है कि पवार जी जिसको चाहिए चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं, जिसको चाहिए उतार सकते हैं। तो आप तैयार रहिए कि पवार जी आप लोगों को चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे, मुख्यमंत्री बना देंगे अब। हाँ मुख्यमंत्री बनने देंगे नहीं। तो आप तैयारी करके रखिए उनके लिए कि आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। पवार जी को जाके घेर लीजिए और उनके लिए कोई तोड़ लेके आइए, वरना वो कल आपको चीफ मिनिस्टर बनने नहीं देंगे। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर जी जब आए थे तो उन्होंने कहा हर साल मैं 2 करोड़ जो है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा। आपने कितनी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की? आपने कहा था एजुकेशन हमारे में हम देश बहुत पीछे चला गया। आप IIM, IT और इस किस्म के बड़े बड़े इदारे, आपने कितने इदारे बनाए? आपने नेहरू जी को और उनके बनाए हुए इंदिरा जी के इदारों के ऊपर उंगली उठाई, उनके कैरेक्टर्स को उंगली उठाई। वो सब की शिकायत परे सर। आपने कितने IIM और IT ग्रेजुएट यहाँ पे अदारे बनाए? आपने वादा किया था कि डॉलर आप 35 रुपए से नीचे लेके आएंगे। आप कब लेके आने वाले हैं वो बता दीजिए। पेट्रोल आप 35 के नीचे लेके आएंगे, वो बता दीजिए। हेल्थ केयर का सिस्टम आपने कहा था कि आप परफेक्ट कर देंगे। आप जाके देख लीजिए सर, हेल्थ केयर का जो निज़ाम हो गया है आज, वो सन 47 में वैसा निज़ाम नहीं था। और उसके ऊपर आपने, और ब्लैक मनी आपने कहा था 3 महीने के अंदर सारा स्विस बैंक से उठा के लेके आ जाएंगे। हमको तो लगा कि सड़कों पे यहाँ डॉलर और जो है वो दिरहम मिलेगा हमको, हमारी नोट नहीं रहेगी। आप वो कब लेके आने वाले हैं? आज 14 साल हो गए सर आपको। और आपने वादा किया था 100 स्मार्ट सिटीज आप बनाएंगे। कितने स्मार्ट सिटीज आप बनाए हैं? आप वो बना दीजिए। इन्फ्लेशन कहाँ जा रहा है वो आप देख लीजिए। और क्राइम पे आपने कंट्रोल किया था। क्राइम तो छोड़िए सर, जो औरतों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पिछले दिनों आपके ही प्रवक्ता थे, हम सब रोए, सच बता रहा हूँ। और मैं अप्रिशिएट करूंगा कि वो पार्टी लाइन से अलग होके उन्होंने एक्सेप्ट किया कि ये इस चीज से अलग, जिस किस्म से अत्याचार हो रहा है, जिस किस्म से हुआ है, और गवर्नमेंट इसके अंदर फेल हुई है, रेप्स हो रहे हैं, औरतों को परेशानियां हो रही हैं घर में निकलने से, उन्होंने एक्सेप्ट किया और हम रोए सर उसके ऊपर। तो मुझको लगता है कि ये सब बहुत सीरियस इश्यूज है। हम लोग को चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा, कौन सी पार्टी सत्ते में आएगी, हम लोग, मैं तो उस काबिल नहीं हूँ। आप लोग होंगे, किसी को बना सकते होंगे या किसी को बिगाड़ सकते होंगे। ना मेरी पार्टी के अंदर इतनी कोई पोजीशन है कि मैं अपनी पार्टी में भी किसी को हिला सकता हूँ। लेकिन मैं ये एज अ जनरल कॉमन मैन बता रहा हूँ कि ये बहुत सीरियस इश्यूज है। आप ये बता दीजिए कि इस इश्यूज पे आप लोग कब गौर करेंगे? अब की बार 400 पार, ये सब नारे जो है फिल्मों के अंदर बहुत अच्छे लगते हैं। मोटी मोटी मोच लगा के डाकू आता है, तो फारूकी हम साहब इंटरटेनमेंट 3 घंटे के लिए करते हैं, वो अच्छा लगता है। लेकिन ये जो 5 साल के लिए सत्ते में आप आके इंटरटेनमेंट कर रहे हैं या डरा रहे हैं, ये अच्छा नहीं लग रहा है। ये सीरियस इश्यू है, आप उसका जवाब दीजिए। तो कल क्या फारूकी साहब ग्रैंड हायत में सेलिब्रेशंस होगा? ग्रैंड हायत आपने बुक कर लिया है पूरे MBA ने, 150 लोग। सर चोर से बचने के लिए, अपने को बचाने के लिए हमने रास्ता अपना बचा के रखा हुआ है। कुछ ना कुछ उपाय करना पड़ेगा और उसमें हमारी अलायंस पार्टी के लोग, और खास तौर से राहुल जी और शरद पवार जी और उद्धव ठाकरे जी इसमें बहुत सक्षम है। उन्होंने बहुत सोच समझ के ये सब फैसले लिए हैं कि अपने आप को किस तरीके से कोई आंधी तूफान से बचाना चाहिए, अपने बच्चों को बचाना चाहिए, अपने देशवासियों को और अपने लीडरों को बचाना चाहिए, जो देशवासी इसके चुन के देंगे। तो वो सारा इंतजाम किया है। तो हमको डर लग रहा है सर फारूकी जिस साहब, तरीके MBA is से। winning. I'll go to Dr. Malhotra before I go to Sanjay Thakur sir. Dr. Surendra Malhotra, tomorrow is it going to be a rosy road? You're going to win, is it? Yes,
we are expecting around 160, 157 to 160. That is what our senior netas are saying. So we are expecting that. Thakur Sahab, the final word. Sanjay Thakur Sahab, Bharatiya Janata Party, Mahayuti. Very good. Are you going to win, Thakur Sahab? देखिए ऐसा नामबियार साहब कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं और जितनी इन लोगों को मिलने वाली उसको छोड़ के बाकी जितनी है वो सब हमारी है। सर सरकार यही बनाएंगे, ये हमको ये बोल रहे हैं। इनके पास कोई हाँ बिल्कुल, सरकार हम बनाएंगे और जितनी सीटें इनको मिलेंगी वो सीटें छोड़ के बाकी सब सीटें हमारी है, यही तो कह रहा हूँ। अब आप दावा कर रहे हैं 165 का, तो मैं नहीं कह सकता ना कि आपको 100 सीटें मिलेंगी। तो हम मान लेते हैं आप जो कह रहे हैं। ये तो दूध का दूध पानी का पानी कल होने वाला है। आज हम कितने भी बड़े दावे कर लें, कल 12 बजे तक तो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाने वाला है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार भारतीय जनता पार्टी गठबंधन बनाएगी और जितनी सीटें आप दोनों को मिलने वाली उसको छोड़ के बाकी सब सीटें हमारी होंगी। Okay, thank you, Dr. Surendra Malhotra, Chief of the NCP, Sanjay Thakur Sahab, thank you so much, Asif Faruqi Sahab, thank you so much for being on the show. It has been a fantastic discussion. Thank you so much. कहा सुना माफ सर। Thank you. May the best man win, may the best party win, the best group win. That's all we say. And we always end with a preamble to the Constitution. The preamble says, we the people hereby resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, equality, liberty and fraternity. Justice that is social, economic and political. Equality is equality before the law and equal protection of rights. When you talk about liberty, you talk about freedom of speech, expression, faith, worship and belief, and the right to life, liberty and pursuit of happiness of every citizen. And when you talk about fraternity, we believe in eternal brotherhood, believing the territorial and political integrity of the nation. You can subscribe to Nation Now by clicking on that. That's the bell icon. The icon for Nation Now, the fastest growing channel in the nation. And as we say, it's the fundamental duty of all political parties together to protect and save the pillars of the Constitution. Because if the pillars of the Constitution are safe and secure, the Constitution survives, the Republic survives, and the people of the Republic survive. That's all from Pradeep Nambiar. Nation Now will come again tomorrow with more news from the nation, Maharashtra and Mumbai. Till then, it is bye for now.